नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी अपने ही कस्बे में। इतने वर्षों बाद घर पहुँचा हूँ। हाँ, घर ही कहूँगा। एक ऐसी जगह जिससे अलगाव होने पर भी दूर का धुंधला सा लगाव है। अब तक कुछ कुछ अपनापन, एक बिखराव सा लिए पानी पर पड़े तेल की तरह मैं अजीब सा अपने को अलग सा अनुभव करता हूँ। कभी कभी मुझे एहसास होता है मैं यहाँ क्यों आया। धूल भरी कच्ची सड़क, काठ और लोहे के टुकड़े का चरमराता ढांचा, तमाम गर्द गुब्बार, बालों पर राख सी पूत गई है, जैसे चूने के ढेर में से अभी निकल कर आया हूँ। मुट्ठी में दबाकर बजने वाला हॉर्न सुनते ही बस के पीछे लटकने को आतुर बच्चे टिड्डियों की तरह इकट्ठे हो गए हैं। सड़क पर गुजरती कोई पानी का घड़ा लिए ठिठक गई है। गांव की और मुंह के राशन ढोने वाले घोड़िए रुक गए हैं। केशु मास्टर बाबा आदम के जमाने की टूटी हत्ती की सिंगर मशीन से उठकर कटे कपड़े की कतरने झाड़ता हुआ चूड़ीदार पायजामा जिसके पीछे पान के आकार का बदरंग पैबंद लगा है संभालता, शीशे के ग्लास के पेंदे के बराबर मोटे चश्मे को आंखों पर से हटाकर माथे पर टिकाता हुआ विस्मय से देख रहा है। सब घेरा बनाकर अचरज में डूबे इस तरह से खड़े हो गए हैं जैसे सामने मोटर नहीं रंगीन हाथी खड़ा हो गया हो। इस इलाके में गत 11-12 वर्षों से निरंतर बस चल रही है, लेकिन अभी तक यही हाल है। मुझे कब कभी छूट रही है। दिल्ली में इतनी सर्दी तो नहीं होगी। पहाड़ों में भी बसों का किराया बहुत बढ़ गया है। जब से चीन ने आक्रमण किया, पहाड़ कुछ बदल से गए हैं। मुझे लगता है तापमान घट गया है। दिन भर अकेलापन, रीता, फीका। बरसात में टूटी खेतों की उन मेड़ों को भी अम्मा चिनवा देती है जो अब अपने नहीं, साहूकारों ने कब के नीलाम करवा लिए हैं। घर का पुराना नौकर परमा बड़े विराम से दोहराता है। समय के साथ साथ पंछियों की तरह सब उड़ चले हैं, किंतु किस अटूट आस्था के बल पर यह अब तक टिका है मुझे नहीं सूझता। दीवारों पर पीला प्लस्तर जगह जगह से उखड़ गया है। दरवाजों का वार्निश धुएं से काला पड़ गया है। दीवार पर टंगी पिताजी की रंगीन तस्वीर की जगह केवल सफ़ेद चौखटे का आकार मात्र रह गया है। सीढ़ीनुमा खेत, उसर धरती, हवेली नुमा पुराने घर के जंगले टूटे पुल की तरह लटक आए हैं। सामने वाली दीवार पर दरार पड़ गई है, ऊपर से नीचे तक काली पेंसिल से किसी ने जैसे कांपती रेखा खींच दी हो। चारों ओर कुहासा सा बिखरा है, ठंडा नम। रात को ऐसा लगता है जैसे यह कोई भुतवा घर हो, जहाँ अब चहल पहल नहीं, एक मातमी खामोशी अंधेरे में भटकी चील की तरह मंडरा रही हो। जब से तू आया घर घर सा लग रहा है। अम्मा दूध का गिलास कुर्सी की बांह पर टिकाती है, मेरी ओर देखती है। खिड़की आज सुबह से खुली है। ठंड से ठिठुरते बांझ खरसों के दरख्त बोने से लग रहे हैं। दूर तक आसमान में सिर उठाए हवा में झूलते चीड़ के पेड़ सुई जैसे नुकीली पत्तियों का गहरा हरा रंग तुषार से जल गया है। अम्मा के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए। मुझे पहली बार आभास होता है प्राइमरी पाठशाला की इमारत टूटकर घुड़साल बन गई है। मनराम की दूधमुही बच्ची अपनी दूधमुही बच्ची का हाथ थामे घूंघट किए जा रही है। उसके पीछे पीछे उसी के पड़ोस के दो आवारा लड़के एक दूसरे को कोहनियाँ ठोकते, बात बात पर एक आंख दबाते बड़े रहस्य से पीछा कर रहे हैं। जमाना कितना बदल गया है। मैं खिड़की बंद कर लेता हूँ। जब हम रहते थे इस गांव के कस्बे में कितनी माताएं, चाचियाँ, बहन, भाभियाँ रहती थी। पड़ोसियों से घर का सा नाता रहता था, भले ही वह किसी जाति के क्यों न हो। पर अब जिस दिन पटवारी सरकारी नीलाम का कागज लाया, कस्बे में जमघट सा लग गया। पास ही गांव से आई बूढ़ी बुआ कहती है, जिसे जरूरत न थी कटे पर नमक छिड़कने के लिए उसने भी बोली लगाई। सब मदारी के तमाशे की तरह चारों ओर से घिर कर खड़े हो गए थे। इलाके में ऐसा कौन है जिसके बच्चे हमने न ढके हों, जिसकी कन्या के ब्याह में मदद न की हो, जिसे अपनी दुकान से उधार न दिया हो। हजारों बिखेर कर भी वक्त पर बुआ का गला भर आता है। हमारे गांव ग्राम के ही काका ताऊ गाल फुलाते थे, कहते थे पितरों की जमीन भी आज बोली पर लग गई। बड़े बनते थे। बुआ सचमुच बच्चों की तरह रोने लगती है। बहुत दिनों तक आसमान गंदले तालाब की तरह मटमैले बादलों से ढका था, पर आज पीले फूल जैसी धूप खिली है। सुबह कुछ मेह भी बरसा, फिर छट गया। पिताजी के खादी के ओवरकोट में लिपटा में बाहर निकलता हूँ। कस्बे के पुराने नाम के अतिरिक्त सारा वातावरण बदल गया है। हमारे घर के ऊपर मोटर का स्टैंड पीछे हट गया है, जिसके आसपास चाय के खोखे खड़े हो गए हैं। पंचायत घर, बीज गोदाम, गल्ला स्टोर, कावेरी क्लिनिक, चूरन और त्रिफला की नई दुकानें खुल गई हैं। बैदरा रिक्त समय में बीड़ी के बंडल भी बेचा करते हैं। कम उम्र की गर्भवती कन्या की तरह बौने कस्बे का पेट बड़े भद्दे ढंग से बढ़ गया है। हमारी जमीन पर टीकम ने अपना यह खोखा खड़ा कर लिया है। परमा पीछे पीछे चलता है, शिकायत से कहता है सेब की डालियां तक काट डाली और बिना कुछ कहे ही लाठी उठाकर मारने को आता था। मैं कुछ नहीं बोलता, अतः देर तक वह भी चुप रहता है। मुंह के सामने कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे सब हमारी ही बुराई किया करते हैं।
सबको अब संतोष है कि हम भी उन्हीं की तरह हो गए। छोटे बाबू, अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। अम्मा को आप साथ ले जाइए, मैं भी अपने गांव चला जाऊंगा। वह क्या कह रहा है मैं जैसे सुन नहीं पाता। चलते चलते सड़क की सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाता हूँ। चंद्रा का पत्र आज आना चाहिए था। मैं उंगलियों में कुछ जोड़ता घटाता हिसाब लगाता हूँ। फिर उस लड़की के बारे में सोचता हूँ जिससे अम्मा मेरे ब्याह की बात करती थी। कभी सुना है उसके 2 बच्चे हो गए। पति पाठशाला के अध्यापक ही छोड़कर पलटन में चला गया है और उसके बाप ने इसी पिछली गर्मियों में आत्महत्या कर ली है। गल्ला स्टोर पर आदमियों की भीड़ है। लोग बच्चों की रेल की तरह एक दूसरे के कपड़े के छोर पकड़े कतार बनाए खड़े हैं, 2-2 सेर अनाज के लिए, 20-20 मील दूर से आकर। औरत के जेवर, घर के बर्तन और जानवर बिक गए हैं। लोग कहते हैं ऐसी भूखमरियाँ कभी नहीं हुई। इसी बरसात में एक समूचा परिवार बाढ़ आई नदी में कूद पड़ा था। मेरी आंखें विस्मय से बड़ी नहीं होती। मैं गूंगे की तरह चुप रहता हूँ। किसी परिचित दुकान के आगे धरी तिपाई पर बैठता हूँ, धूप सेकता हूँ। हफ्ते भर पुराना ताज़ा अखबार पढ़ता हूँ। जानता हूँ ग्राहकों के छटते ही दुकानदार बड़ी जिज्ञासा एवं मिश्री मिली आत्मीयता से भीतर बिठलाएगा। मेरे मना करने पर भी 7 नए पैसे की एक कद्दी चाय मंगवाएगा। फिर चांदनी चौक में कपड़ों के भाव पूछेगा। मेरी अनभिज्ञता पर उसे निराशा ही नहीं, हैरानी भी होगी। मैं दिल्ली में रहकर कपड़ों का थोक और खुदरा भाव तक नहीं जानता। हापुड़ मंडी के गल्ले के भाव के बारे में भी मुझे हर हालत में जानना ही चाहिए था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। किंतु अब तक चाय की अवधि आ चुकी होगी और फिर भी अपनी सहन शक्ति का परिचय दिए बिना न रहेगा। गज नापता नापता बीच बीच में टोकता रहेगा। हाँ तो खुद सचेव का क्या हुआ? फिर कपड़ों को तह करेगा। कहानियाँ छपने से पैसे वैसे भी मिलते हैं। ग्राहक जब चले जाएंगे तो एक हाथ पर दूसरा हाथ धरे बड़े आत्मविश्वास के साथ चिलम गुड़गुड़ाएगा। तुम आलू की आढ़त या सड़कों पर रौड़ी बिछाने का ठेका क्यों नहीं ले लेते? मोटर रोड और बनने वाली है। हमारा धमिया दर्जा 10 पास करके ही कर रहा है। जंगलात की पाइयों पर प्लास्टर और चूना भी लगा लेता है। अखबार में पढ़े रखता हूँ। 5-7 पास पड़ोस के अपने ही संबंधी घिर आते हैं। मेरे जूते और कपड़ों से मेरी तरक्की का मूल्यांकन करते हैं। आत्मीयता जतलाते हुए सहानुभूति के साथ जायदाद बिक जाने का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। उन्हें भीतर ही भीतर इस स्थिति में कहीं बहुत बड़ा सुख मिलता है। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है, वही भी क्या करें। शाम को मैं अकेला ही चिड़ू बन के निचले ढलानों की तरफ घूमने निकल जाता हूँ। अंधियारे में हाई स्कूल के अधकचरे अध्यापक परस्पर अपनी छात्राओं के अश्लील संबंधों की चर्चाएं करते हैं। बीड़ी पीते हुए बड़े भद्दे ढंग से रस लेकर हंसते हैं। चाय की भट्टियों के इर्द गिर्द ठंड से ठिठुरते लोग चीलों की तरह बैठे रहते हैं। भीतर के कमरे में भभकती डिबरी की उजियाले की ओट पेशेवर जुआरी ताश के पत्ते फेंटते हैं। सामने ही काठ के खोखे के भीतर बूढ़े जटाधारी सुख शंकर दुकानदार की नव परिणीता पार्वती अध उगड़े झीने टाट के पर्दे की ओट अध उगड़े कपड़े बिखेरे गुड़ की भेली की तरह हर तरफ से मीठी होकर बैठी रहती है और बाहर की टूटी बेंच पर झूलते बीड़ी फाँकते पटर पटर मैले दांतों से मूंगफलियां तोड़ते कितने ही रसिक बिहारी आंखें सेकते रहते हैं और बांझ की गीली लकड़ियों का धुआं घुटता रहता है। इतनी रात ढलने पर भी अम्मा जागती रहती है। कुछ न कुछ काम में हमेशा जुटी दिखती हैं। बड़ी जीजी और सुम्मी के घर पहले की तरह हर साल कुछ न कुछ भेजती है। एक एक जोड़ा कपड़ा और ढेर सारे चिवड़े। चेत और पुस के महीने की रोटी अलग। पिताजी के गुजर जाने के बाद भी कहीं कोई कमी नहीं आई। बहू बेटियों के लिए पता नहीं अम्मा कैसे जुटा पाती है। घर खर्च के लिए शायद ही कभी मैंने नियमित कुछ भेजा हो। जो मेहमान पहले आते थे वही अब भी आते हैं, किंतु घर से कोई भूखा लौटा हो किसी ने कभी सुना ना होगा। पिछली बार जब घर आया था अम्मा ने जाती हुए चांदी का अपना कोई पुराना जेवर चुपके से मेरी मुट्ठी में दबाते हुए कहा था, रास्ते में अपनी जीजी के घर रुकेगा, इसे सोनार से भुना कर ले जाना। इतने वर्षों बाद जा रहा है, लोग भी क्या कहेंगे। इस बार पता नहीं क्यों मुझे लगता है अम्मा अब 1-2 साल से अधिक जिएगी नहीं। अंतिम दिनों में भी सुख नहीं। मैं लालटेन बुझाकर सोने का प्रयत्न करता हूँ, केवल प्रयत्न, नींद नहीं आती। चाय की चुस्कियों के साथ खोखे पर बातें हो रही है। उपाध्याय के घर में लोग कहते हैं पिछले महीने से जो नई ग्राम सेविका रहती है वह विधवा है। कल दौरे पर वीडियो आया था, 5 आदमियों से मैं तो ही रुका। ठरुआ शराब की पीपियाँ भी खुली। सुना है सुबह वह कपाल पर हाथ रखे रो रही थी। लोग पहले वाली ग्राम सेविका की सराहना करते हैं, कहते हैं वह इससे 1000 गुना अच्छी थी। सरकारी काम धेले कभी नहीं करती थी, फिर भी अफसर लोग उससे खुश थे। जब वह लिपस्टिक लगाए गांव की ओर जाती थी, इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे थैला उठाए फिरता था। फैमिली प्लानिंग का इंस्पेक्टर लोग कहते हैं सबसे सुखी है। औरतों को बड़ी सलीमता से सब कुछ समझाया करता है। अभी वह कन्या पाठशाला में मुफ्त में कुछ बांटता हुआ लौट रहा है। कस्बे के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां भी अब सब कुछ जानती है। ऐसी अजीब बात है। भारत बर्फ गिरने का सा अंदेशा है। आज हवा धार की तरह छील रही है। देश से लाई मिठाई अभी तक भी बट रही है
अम्मा ने शायद यहीं बाजार से खरीद कर और मिला दी हो, मैं तो थोड़ी सी लाया था, यूं ही। सुम्मी आई है अपने घर से, अम्मा को सुनाती है। भैया के अखबार हमारे गांव भी पहुंचते हैं। एक दिन घर के लोग आंगन में बैठे पढ़ रहे थे, कहते थे यह नाम तो किसी पहाड़ी का जैसा लगता है। मैंने बतलाया हमारे भैया का है, वही लिखते हैं। तो सब देखते रहे, कहने लगे बांस की ऊंट पर बांस ही उगेगा। लड़का होनहार निकला तो सबके दुख दूर हो जाएंगे। न जाने क्यों मैं बार बार कुछ दोहराता हूँ, चुप हो जाता हूँ। मेरी आकृति इस्पात की तरह कठोर हो जाती है। खाना वहाँ कैसे खाता है, रहने की जगह कैसी है, बहुत बार बतला चुकने के बाद भी अम्मा जब तक दोहराती रहती है। तू घर की चिंता ना किया कर, खाने पीने का गुजारा चल ही जाता है, अधिक बटोर कर भी क्या करना है। तू अपनी तंदुरुस्ती का भी ख्याल नहीं रखता। देख तेरे सिर पर कितने सफ़ेद बाल चमक रहे हैं, अभी तो तू बच्चा है। मिलिट्री का ऊंचे मचान सा मोटे पहियों वाला खाकी ट्रक जंगल से ढेर सारी लकड़ियां और बटोरे ले जा रहा है। पिछले 2 प्राइवेट करियर खेलों में लीसे के रीते कनस्तरों का पहाड़ चिना है। बेनाब जमीन के मुकदमे वाले कचहरी की और मुंह लटकाए झुंड में इस तरह से जा रहे हैं जैसे शव यात्रा में जा रहे हों। अम्मा की पलकें भारी है, कल से उन्हें हल्का सा बुखार है। मुझे आज हर हालत में चला जाना है। तुझे मोटर मिल जाएगी ना? हाँ, कल रात ड्राइवर से कह दिया था। हाँ, अपने लिए ढंग के कपड़े क्यों नहीं सिलवा लेता? कपड़ों से ही आबरू रहती है। परमा ईंटों की तरह स्टैंड में सामान चिनवा देता है। अम्मा बरस बरस से मेरे लिए बटोरे सूखे फल झोले में भर देती है। जो भी मिलता है सबसे कहती है चंदर आज चला जाएगा। चंदर के चले जाने से जैसे सारा का सारा कस्बा खाली हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस तरह पिताजी कहीं बाहर जाते थे, जितनी तैयारियां होती थी, वही आज दोहराई जा रही हैं। जाते समय आसपास के बच्चों में मेरी और से बांटने के लिए कुछ चिरजगारी अम्मा ने सुबह ही अपने आंचल के छोर में बांध ली थी। 1.25 रुपये पुरोहित को दिया और पानी का भरा घड़ा आंगन में रखवा दिया था। मोटर की अगली सीट पर बैठना अच्छा है। अम्मा फिर मेरी ओर देखती है। लो, ये 2 रुपये जाते समय परमा के हाथ में रख जाना। उसके लिए तू ही बड़ा बाबू, तू ही छोटा बाबू है। तेरी चिट्ठी पत्री देखने के लिए बरखा धाम में भी बेचारा रोज डाकखाने भागता है। उन अखबारों को पतंग की तरह नचाता, सबको दिखलाता फिरता है जिनमें तेरा लिखा छपता है। मोटर स्टैंड में मेले जैसी भीड़ है। बच्चों की जैसी उत्सुकता से सब बस देखने के लिए अधीर खड़े हैं। पिताजी के खादी के भूरे ओवरकोट में लिपटा मैं सामान के समीप किनारे पर खड़ा हूँ, जैसे अकेले ही बाढ़ आई नदी पार करनी है। सड़कों के पास सचमुच चौड़े हो गए हैं। विधवा ग्राम सेविका 2-3 आदमियों के साथ कहीं बाहर जाने की जल्दी में है। शायद आज फिर कोई वीडियो आने वाला हो। गल्ले की दुकान पर आज भी इतने सवेरे वैसी ही अनंत कतार है। किसी घर के आगे फटे चिथड़े चमगादड़ों की तरह तार पर लटके हैं। ताश के पत्ते और इधर कुछ वर्षों से गांव गांव बनने वाली कच्ची संकट मोचन का पौवा फटे कंबल में लिपटा बूढ़ा जुआरी ठहाका मार कर हंस रहा है। जंगल की ओर गाय डंगरों के दौड़ने से धूल उड़ रही है। पहिए घूमने लगते हैं। अम्मा मोटर के पीछे पीछे चलती है, फिर पीछे पीछे भागती है। घर की फिक्र ना करना, चलती गाड़ी से हाथ बाहर ना निकालना, चंदर पहुँचते ही चिट्ठी लिख देना। हाँ, मोटर का पिछला पहिया कहीं मेरे सीने में धंस गया है। मुझे लगता है सड़क कागज के फीते की तरह जगह जगह से मुड़ तोड़कर कट गई है। सामने बर्फीली नदी का चौड़ा पुल धनुष की तरह मुड़ गया है। मैं झटके से देख रहा हूँ। कस्बा सचमुच पीछे छूट गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।